डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। बेटा, हमने सभी ने डिस्पर्जन नाम से एक फिनोमिना पढ़ा होता है। डिस्पर्जन में क्या होता है? व्हेनेवर ए वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म इट स्प्लिट्स अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। बेटा ठीक है, वो तो होता है डिस्पर्जन। बट यहाँ पे हमें जो पढ़ना है दैट इज रिफ्रैक्शन। आपने मिक्स नहीं करना दोनों फिनोमिना को। एक्चुअली उसमें वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती थी। अब यहाँ पे हम स्प्लिटिंग कंसीडर नहीं करेंगे। वी विल बी फोकसिंग आवर डिस्कशन ओनली ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सिंगल रे ही कंसीडर करके चलेंगे या उसको वाइट लाइट ही मान के चलेंगे और उसका बिहेवियर देखेंगे। तो उसमें जो हमारा सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन whenever we come across refraction through prism। so फर्स्ट पार्ट मैं बेटा स्टार्ट कर रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। सो बेटा जी, मैंने यहां एक प्रिज्म बनाया है जो देखने में आपको एक ट्राइंगल की तरह लग रहा है। एक्चुअली जो रियल प्रिज्म है वो ये है, आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, ये है प्रिज्म। क्लियर? अब होता क्या है, आपको जो दिखाया गया वो ये डायग्राम है, ये वाली चीज ट्राइंगल। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये जो होता है ना, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है? ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ये बेस है रेक्टेंगुलर, और इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में ये जो होता है दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे प्रिज्म एंगल भी बोल देते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है बेटा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आगे क्या होगा देखो इसमें। सो बेटा, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस इज सी। ये एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया बेटा ए। ठीक है, अब हमें जब कैलकुलेशन करनी है एंगल ऑफ डेविएशन की, तो बेटा हमने इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे एक रे इंसिडेंट कराई लाइक दिस। ठीक है बेटा, और इसको जो नाम दिया दैट इज के एंड दिस इज एल, ये पॉइंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इस पॉइंट पे नॉर्मल प्लॉट करना है। क्योंकि बेटा अभी रे जो है ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। रेयर से डेंसर में जाना है उसने, तो क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे पहले मुझे नॉर्मल प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल प्लॉट किया इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। बेटा इस पॉइंट पे नॉर्मल देखेंगे तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ये पूरा वाला दिस वन या ये वाला, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है जी, क्या होता है, नॉर्मल जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब ये नॉर्मल बना दिया मैंने, इसको नाम रख दिया बेटा मैंने N1। क्लियर है? और इधर जो पॉइंट है अभी वो नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, दैट वी विल बी एबल टू फाइंड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस सरफेस। ठीक है बेटा, तो अभी इस पॉइंट को नाम दिया मैंने N1, और ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको I1 बोल दिया भैया। ठीक है, अब ये रेयर से डेंसर है, तो रेयर से डेंसर में क्या होता है बेटा, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। इस मीडियम में जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। बट इमेजिन करें कि अगर ये प्रिज्म ना हो तो ये रे स्ट्रेट वे निकल जाती बेटा, दैट वुड बी गोइंग लाइक दिस। इस तरह से स्ट्रेट वे निकल जाती बेटा। क्लियर है? बट इन रियलिटी क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ द प्रिज्म, जिसकी वजह से रे रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर की, और डेंसर में जाते ही वो क्या करेगी, दैट विल बी बेंडिंग टुवार्ड्स द नॉर्मल, सो दैट विल बी बेंडिंग लाइक दिस। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, मैंने जो कैलकुलेट करना है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान देनी है। उसमें ये जो रे है आपने थोड़ा इंक्लाइंड लेनी है। हाँ, जब मैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करूंगा उस सिचुएशन में ये जो रे है दैट विल बिकम पैरेलल टू द बेस।
बट अभी मैं मिनिमम डेविएशन नहीं कैलकुलेट कर रहा, अभी जो है वी जस्ट आर कैलकुलेटिंग एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। तो अब ये नॉर्मल है और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। सो इसको एंगल को कुछ नाम दिया जाएगा, उसको नाम दिया मैंने R1। क्लियर है बेटा? अब जरा ध्यान से समझो, अभी सिर्फ इस सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन हुई है, मैं यहीं पे एक इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ, कुछ आपको डेविएशन सिखाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली रे ऐसे आई, अगर ये प्रिज्म ना होता ये स्ट्रेट वे निकल जाती, ठीक है। बट अब रियलिटी में हुआ क्या, ये स्ट्रेट वे जाने की बजाय ऐसे बेंड कर गई, तो मतलब अपने यूजुअल पाथ से इधर बेंड कर गई बेटा। सो बेसिकली दिस इज द डेविएशन थ्रू फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। क्लियर है? तो इसको मैंने Δ1 बोला है। अगर मैं Δ1 को लिखना चाहूं, क्योंकि दिख रहा है मुझे Δ1 प्लस R1 इज इक्वल टू I1, तो Δ1 प्लस R1 इज इक्वल टू I1। यहां से अगर मैं Δ1 की वैल्यू निकालूं, सो I1 माइनस R1, नंबर 1 दे दें इसको। ठीक है जी। अब बात चलती है आगे, चलें अगर, तो बेटा अब जो रे है प्रिज्म से होते हुए इस तरह से इस पॉइंट को M बोल देते हैं। ठीक है जी, ये इस पॉइंट पे जाके हिट करती है AC सरफेस पे। अब क्या है, डेंसर से रेयर। अब जब डेंसर से रेयर जाएगी, उसका पाथ पता लगाने के लिए हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, मतलब इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो लो जी, ये एंगल बनाया हमने, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर लें। लो, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इसको भी तो कुछ ना कुछ नोटेशन देनी पड़ेगी। वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए I1, I2, I3 यूज़ करते हैं हम, या I यूज़ करते हैं, बट ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं है बेटा। ठीक है, हमने इसको R2 माना, इस एंगल को क्या मान लिया, R2। क्लियर है? तो यहाँ पे R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे R2 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है बेटा, अब दोनों अगर रेज को आगे बढ़ा दें नॉर्मल्स को, तो ये इस पॉइंट पे मिलती हैं बेटा, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, O पॉइंट। क्लियर? जरा ध्यान से समझना अब। ठीक, अब हुआ क्या, रे प्रिज्म के थ्रू L से M पे गई और M पॉइंट पे जाके वो डेविएट होगी, और कैसे, डेंसर से रेयर। और डेंसर से रेयर क्या होता है बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब अगर ये स्ट्रेट वे जाएगी तो इसका मतलब वो नो डेविएशन, अगर वो उस तरफ बेंड कर गई तो ये तो टुवार्ड्स द नॉर्मल हो गया, बट जाना कहाँ है इसने, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है जी, ये चीज हुई, और इसको हमने नाम दे दिया N। अब ये नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है, या सिंपली बोलें दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो इसकी नोटेशन क्या लेनी है हमें, बट दैट इज I2। कई जगह पे इसको एंगल ऑफ एमर्जेंस भी बोला जाता है, तो उसको E से भी लिख लेते हैं हम बेटा। एंगल ऑफ एमर्जेंस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो रे है इस पर्टिकुलर एंगल पे बाहर आ रही है फ्रॉम प्रिज्म। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान देनी है। अब अगर मैं बात करूं डेविएशन थ्रू सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, क्योंकि आप सोचेंगे कि भैया फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से तो डेविएशन दिखा दी, सेकंड से तो दिखाई नहीं। तो जरा ध्यान से देखें, अगर मैं ये मान लूं कि ये प्रिज्म के बाद रेयर मीडियम नहीं आता, तो क्या होता, तो ये जो रे थी ना L से M जा रही थी, वो स्ट्रेट वे ऐसे निकल जाती। ठीक है, ऐसे निकल जाती, बट जा कैसे रही है, वो जाना था ऐसे निकलती, बट वो जा रही है ऐसे। इसका मतलब दिस इज द डेविएशन Δ2 थ्रू सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो बेटा यहां पे ये I2 ये पूरा एंगल है, क्लियर है, और ये Δ2 एंगल है, इतना ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, और इसको अगर मैं इधर कर दूं तो दिस इज वर्टिकल अपोजिट एंगल, सेम पहले वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो होगा क्या, अगर मैं यहां से Δ2 की वैल्यू निकालता हूं तो दैट कम्स आउट टू बी, या पहले की तरह लिखना चाहे तो पहले की तरह लिख लें एक बार, Δ2 प्लस R2 इज इक्वल टू I2। यहां से Δ2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, डेविएशन थ्रू सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट इज I2 माइनस R2, इसको नंबर दे दिया हमने 2। क्लियर है?
मतलब मेरे पास इंडिविजुअली फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू भी डेविएशन आ गया और सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू भी डेविएशन आ गया, और मुझे क्या निकालना है, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, आई हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मैथमेटिकली बोला जाए कि फर्स्ट सरफेस के थ्रू डेविएशन आ गया, सेकंड सरफेस के थ्रू आ गया, दोनों को अगर हम ऐड कर दें, वी विल बी गेटिंग द टोटल डेविएशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर इस डायग्राम में टोटल डेविएशन किसे बोला जाएगा? ठीक है, अब मैं इस चीज को, ये डेल्टा 2 को हटा रहा हूं ताकि हम डेल्टा को समझ सकें। आप इसको बनाए भी रख सकते हैं, बट दैट विल बी क्रिएटिंग कंफ्यूजन फॉर यू। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, इस डेल्टा 2 को रब करूंगा मैं और फिर आपको डेल्टा समझाऊंगा। ठीक है, बट डेल्टा होगा क्या? दैट इज द टोटल डेविएशन एंड दैट विल बी सिंपली डेविएशन थ्रू फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लस डेविएशन ऑफ थ्रू सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बस सिंपल सी ये बात ध्यान देनी है। मैथमेटिकली तो ऐसे ही चलेगा। अब डायग्राम में बस मैं यहां से डेल्टा 1 को हटा रहा हूं और डेल्टा 2 को हटा रहा हूं ताकि आप डेल्टा पे फोकस कर सकें। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखो बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। देखो, ये रे इंसिडेंट है, अगर हम ये मान लें कि ये प्रिज्म नहीं है तो ये स्ट्रेट वे निकल जाती। ठीक है, तो एक तरह से ये इंसिडेंट रे का पाथ था अगर प्रिज्म ना होता तो। ठीक है, और प्रिज्म की प्रेजेंस की वजह से फाइनली रे ऐसे आ रही है बाहर, दिस इज द एमर्जेंट रे। मतलब रे को जाना चाहिए था ऐसे इन एब्सेंस ऑफ प्रिज्म, बट बिकॉज ऑफ प्रिज्म दैट इज गोइंग लाइक दिस। तो बेटा जी, जाना चाहिए था ऐसे, जा रही है ऐसे। तो इसको अगर मैं पीछे ट्रेस कर दूं इसी पाथ को फॉलो करते हुए, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जाना चाहिए था ऐसे बट जा रहा है ऐसे। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। सो दिस इज डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है इसे। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, दोनों को सिंपली ऐड करें और क्या आ जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये बात याद रखनी है बेटा आपने। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 दिया है। अब हमें क्योंकि बेटा कैलकुलेट करना है डेल्टा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज इतनी आ गई। एक तरीका तो यह कि आपको ये चारों पैरामीटर दिए हों तो यू कैन इजीली कैलकुलेट डेल्टा। ठीक है बेटा, अब आगे फर्दर अगर हम चले, हम देखो बेटा ट्राइंगल ALM में देखें जरा। ठीक है, इन ट्राइंगल ALM अगर उसमें ध्यान दें हम, तो तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल A प्लस ये वाला पूरा एंगल, दिस वन। अब इसको लिखें क्या बट, ठीक है, देखो बेटा ये नॉर्मल है और ये R1 है। अगर 90 में से, क्योंकि ये सारा 90 है, R1 घटा दे तो एंगल L आ जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस R1 प्लस, आगे चलें अगर हम, तो बेटा जी क्या होता है, इसी तरह से एंगल M की अगर हम बात करें तो बेटा जी ये एंगल चाहिए हमें, दिस वन, और ये नॉर्मल है, मतलब ये 90 डिग्री है इस पे। तो अगर 90 में से ये R2 घटा दें तो ये आ जाएगा अपने आप, मतलब 90 डिग्री माइनस R2। अब ये तीनों एंगल आ गए ALM, तीनों का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको अगर सोल्व करें, 90 प्लस 90 180, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, और ये R1 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये R2 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, और रिजल्ट क्या आता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। इसको नंबर 4 दे देते हैं, और अगर 4 को यूज करें 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाती है, दैट इज I1 प्लस I2 माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा। यहां से आप समझ सकते हैं क्लियरली। ठीक है बेटा, ये अनदर फॉर्मूला आ गया एंगल ऑफ डेविएशन का। ठीक है, इसको आप अगर कोई नंबर देना चाहें तो नंबर दे सकते हैं, यू कैन असाइन इट एज 5। क्लियर है बेटा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे, इसी को मैं फर्दर डिस्कस करता हूं।
ठीक है बेटा, तो क्या आता है हमारे पास, देखते हैं बेटा। तो बेटा जी मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन का क्या रिजल्ट आया, दैट इज I1 प्लस I2 माइनस ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 बोला था। तो ये अनदर वे है टू कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन। मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए, एंगल ऑफ एमर्जेंस पता होना चाहिए और प्रिज्म एंगल पता होना चाहिए, या सिंपली बोले एंगल ऑफ प्रिज्म पता होना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, तो भी हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर तो देखो मेरा टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन है बेटा, तो यहीं पे खत्म हो जाता है टॉपिक। बट कई बार हम क्या करते हैं, ए को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कई बार हमें बोलता है कि कैलकुलेट ए, एंगल ऑफ प्रिज्म भी कैलकुलेट करो, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू होगी तभी मैं डेल्टा को कैलकुलेट कर पाऊंगा ना। तो बेटा उसके लिए वो क्या कहता है, सिंपली आप क्या करें, स्नेल्स लॉ अप्लाई करें एल पॉइंट पे। ठीक है, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एल। तो क्या होता है, साइन I1, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, डिवाइडेड बाई साइन R1 इज इक्वल टू, अब ये I1 है तो यहां पे क्या आएगा, इसके अपोजिट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, दैट इज म्यू, और यहां R1 है तो इसके अपोजिट मीडियम ये रहा एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है बेटा। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाता है, साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान देनी है। और वो ये कहना चाहता है, इसी तरह से अगर मैं M पे भी लगाऊं तो वहां से क्या आएगा, वहां से क्या आएगा, बिल्कुल ऐसे ही इक्वेशन आएगी मेरे पास। एट M अगर हम लगाएं तो क्या आता है बेटा, वहां से आएगा हमारे पास साइन I2 इज इक्वल टू म्यू साइन R2। ठीक है बेटा, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम जो है एंगल ऑफ प्रिज्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बेटा देखो I1 I2 हमें गिवन है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो I1 और I2 की वैल्यू से हम R1 और R2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर R1 और R2 आ गया, क्योंकि हमें पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है भाई, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, R1 और R2 कैलकुलेट कर लेंगे और R1 R2 की हेल्प से ए कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। ठीक है बेटा, क्योंकि म्यू हमें गिवन होगा प्रिज्म के लिए, जो भी वैल्यू है उसकी। सो इन दैट सिचुएशन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट ए की वैल्यू यहां रखी, डेल्टा कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो हर तरीके से मैंने आपको समझा दिया हाउ टू कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेटा ध्यान से देखें इस वीडियो को, इसमें आपको प्रिज्म भी दिखाया गया है और आप प्रिज्म का कौन सा फेस देखते हैं बुक में वो भी दिखा दिया गया बेटा आपको। टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।